नमस्कार भैया बहन। मैं आचार्य अरविंद कुमार झा आप लोग के लिए फिर एक नए वीडियो लेके आए हैं। और आज मैं संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे पार्ट्स है जो बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्कृत तो आप लोग जानते हैं देवताओं की भाषा है, है संस्कृत देववाणी भाषा है, देवताओं की भाषा। तो इसको समझना तो बहुत कठिन है, कहा जाता है बहुत कठिन है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो संस्कृत व्याकरण व्याकरण तो ढेर सारे व्याकरण है, उसमें छोटा सा जैसे आपको सिद्धांत कौमुदी, मध्व सिद्धांत सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सारे अष्टाध्यायी पाणिनि के ये सारी व्याकरण है। लेकिन उसी व्याकरण में से छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके एक छोटा सा व्याकरण बनाया गया है, जो संस्कृत सहचर। छोटा सा 1 से लेके 10 तक काम आता है संस्कृत सहचर। 5 से 10 तक तो जरूर काम आएगा संस्कृत सहचर। उसमें बताया गया है अच्छे ढंग से कि संधि, शुरू में तो मैंने प्रत्याहार पढ़ाया था, इससे अगले वीडियो में आप लोग को भैया, लेकिन अब मैं संस्कृत व्याकरण में ये संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे और इसको देखेंगे। अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे संधि प्रकरण। मैंने लिखा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण संस्कृत व्याकरण में संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न आया कि संधि किसे कहते हैं, तो हम लोग यही इसका परिभाषा सभी जानते हैं कि संधि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे परः सन्निकर्ष संहिता, ऐसा कहा गया ना, संधि प्रकरण परः सन्निकर्ष संहिता। तो संस्कृत में संधि को इस प्रकार हम कह सकते हैं। और इसका इसी का परिभाषा है दो अत्यंत संयोगी। अत्यंत संयोगी वर्ण क्या हुआ ये भी जानना है कि अत्यंत संयोगी वर्ण हुआ तो हुआ क्या, ये समझना है, ये तो जानना है। अब मैं बता रहा हूं कि अत्यंत संयोगी वर्ण, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है, आ होता है। ये सभी जब समझते हैं तो अत्यंत संयोगी ये कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। ये भी स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण। तो दोनों को मिला के ये अत्यंत संयोगी वर्ण है। अर्थात इसको हम जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ओ प्लस ओ बराबर आ हो गया, इतना अभी समझना है। और जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ओ प्लस ओ बराबर आ, यही इसका संधि का क्या काम है, एक दूसरे को जोड़कर शब्द का पूरे अच्छे तरह से निर्माण करना, शब्दों का निर्माण करना। तो यहाँ कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में 3 संधियां हैं। संस्कृत व्याकरण में कितनी संधियां हैं, 3 संधियां हैं। मैंने लिखा यहाँ पे संधि 3 संधि है संस्कृत व्याकरण में। और सबसे पहले है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप सभी स्वर व्यंजन और विसर्ग, स्वर संधि व्यंजन संधि इसी का परिभाषा तो हिंदी में जानती ही होंगे। और मैंने यहाँ पे बताया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से मैं अब ये जानूंगा, जो संस्कृत में तो व्याकरण में 3 ही संधियां हैं, मतलब संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि जो है, व्यंजन संधि जो है, विसर्ग संधि जो है, उसमें सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। तो स्वर संधि क्या है उसको हम सबसे पहले जानेंगे अच्छी तरह से। तो स्वर संधि जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ परिभाषा देखना है। स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि
कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण और प्लस फिर स्वर वर्ण ले लेंगे, जैसे ओ स्वर है और फिर ओ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ जिस तरह से बताया आप लोग को, ये जिस तरह से बताया उसी तरह से यहाँ भी इसका परिभाषा तो ये हुआ कि स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो सिंपल सा है, समझ ही गए होंगे। और इसका मैंने ये जो बताया ये भी यहाँ पे भी मैच करेगा, ठीक है। ओ प्लस ओ, ठीक है, बराबर क्या होगा आ। तो स्वर वर्ण और स्वर वर्ण है, दोनों स्वर ही वर्ण है और ये भी स्वर ही वर्ण है। तो अब देखना स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये आज जो विकार उत्पन्न हुआ यही मुख्य रूप से क्या है, स्वर संधि है। इसको हम स्वर संधि कहेंगे। विकार उत्पन्न होना स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, वाला आप लोग समझ रहे होंगे, मैं अच्छे ढंग से समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक इसको देखना है, थोड़ा सा और देखना है। कहा गया है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब हम व्यंजन और विसर्ग को अभी छोड़ दिए, अभी इन दोनों को छोड़ दिए, पहले मैं स्वर वर्णों पे चर्चा करूंगा। और यहाँ पे मैं बता दिया कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, बताया गया है 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। मैंने लिख भी दिया, क्या सब लिखा, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ऐसे याद रखेंगे तो हमको अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो समझाया गया है दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि का परिभाषा। अब देखिए कहां से कहां हम आ गए हैं। अब हम इस दीर्घ संधि का परिभाषा बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है, अर्थात दीर्घ संधि होता है, ठीक है। दीर्घ संधि, यहाँ पे इसका दीर्घ स्वर का परिभाषा, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ संधि होता है। अब मैं इसको अगर कहें कि ओ प्लस ओ बराबर आ, फिर दूसरा आ, ओ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसको अब मिटाया जाए और इसके बाद मैं आप लोग को फिर समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझेंगे और संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं। संधि विच्छेद अर्थात दोनों को आपस में, मतलब तो, दो शब्द है, ठीक है, जैसे ओ प्लस ओ बराबर आ कैसे हो गया, संधि विच्छेद अर्थात एक दूसरे को अलग करके और जोड़ना है। तो वो मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं इसको अभी चाह रहा हूं थोड़ा सा, तो यहाँ मैंने इसको मिटाना चाहा। आगे मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संधि में किस प्रकार से किया जाता है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ लोगे तो व्याकरण में सारा व्याकरण आपका सॉल्व हो जाएगा, संस्कृत पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, संस्कृत में आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। और मैं ऑनलाइन ही आप लोग को बता रहा हूं। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं एक संधि लिखता हूं। संधि क्या लिखूंगा कि अभी सिर्फ मैं इसका उदाहरण, दीर्घ संधि का उदाहरण, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ प्लस ओ बराबर आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। यथा मतलब यथा जैसे, ठीक है। अब आ प्लस आ बराबर आ, उसके बाद ई प्लस ई बराबर ई होगा,
लेकिन दीर्घ ई होगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ उ प्लस दुर्भु बराबर दुर्भु, ये इतना याद रखना, ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। ये दीर्घ संधि में आता है, अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत में इसको कहा जाता है अकः सवर्णे दीर्घ। इसको हम ऊपर में लिख सकते हैं ऐसे करके कि अकः सवर्णे दीर्घ। इसे हम इसको लिख सकते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी लिखिएगा। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का ये परिभाषा संस्कृत में होगा अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि को अकः सवर्णे दीर्घ हम कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण ये हो गया, जैसे ओ प्लस ओ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, ये सभी है। अब नीचे हम एक संधि बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक नंबर, जैसे दक्षिणा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे देखेंगे। दक्षिणारण्य मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, जो मेरा संधि बन जाएगा इसको हमको तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ेंगे, दक्षिण दक्षिण प्लस अरण्य। ये कैसे बन गया दक्षिण प्लस अरण्य, ये भी जानना है कि दक्षिण प्लस अरण्य आप आचार्य जी कैसे लिख दिए, तो इसको तो समझना है ना। दक्षिण प्लस अरण्य, दक्षिणारण्य कैसे हो गया। अब देखिए एक सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे मैथ में होता है उसी तरह इसमें भी एक सूत्र है, एक नियम है, नियम के अनुसार ही कोई कुछ कार्य किया जाता है, ठीक है। तो नियम इस तरह से है कि यहाँ पे जो ये है ना लो, इसमें हम हलंत लगा देंगे और इसमें लो में जो अ है, लो अ का उच्चारण हुआ, ये अ हम निकाल लिए। तो यहाँ पूर्ण रूप से लो नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पे हलंत लगेगा, ठीक है। पूर्ण रूप से लो नहीं रहा अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अ निकाल लिए हैं, और ये प्लस अ, यहाँ अ ये कट गया, इसको हम यहाँ ले लिए, इसको यहाँ से यहाँ निकाल लिए ये अ। तो अब देखना है कि अ प्लस अ दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है, याद रखना है। संस्कृत में परिभाषा दिया गया है कि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है, जैसे अ प्लस अ बराबर आ। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अ प्लस अ बराबर आ होता है। ये आप क्या करेंगे, हमको तो काटने में, जैसे मैथ में काटते हैं ना, गुना भागा करते हैं, काटना पड़ता है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला है कि इसको हम काट देंगे यहां से, इसको हम ये सिर्फ आ को यहाँ पे लेके चले आएंगे, तो मेरा यहाँ पे कटेगा, ये हलंत भी कट जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ जो ये है अपूर्ण रूप से आ गया, ये अपूर्ण रूप से यहाँ आ गया, इसलिए हलंत हम काट दिए हैं, हलंत कट गया, तो मेरा पूरा बन गया। अब देखिए दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य बना, दक्षिणारण्य मैंने ऊपर में लिखा। इसी तरह से अब देखिए यहाँ मैं बता रहा हूं कि लिखते हैं विद्यालय, ठीक है, मैंने लिखा विद्यालय। इसको किस प्रकार बनाएंगे, सिर्फ ऐसे, कितना आसान है, विद्या प्लस आलय, ठीक है। इस तरह से मैं बनाऊंगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब देखते हैं ये विद्यालय कैसे हो गया।
तो अब तो समझ ही गए होंगे। यहां से क्या करेंगे, हम इसको हम निकाल लिए यहाँ पे। जब ये निकाले हम और फिर प्लस का चिन्ह दे दिए, ये हम यहाँ पे कटेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लेना था, इसको ले लिए। तो प्लस बराबर क्या होगा, होगा। होगा ना, क्योंकि दीर्घ संधि में ऐसे होता है, मैंने पहले ही सारा लिख दिया था यहाँ पे। ओ प्लस ओ बराबर प्लस बराबर इसी तरह यहाँ होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो ठीक से समझना है इसको, ठीक है। इसको जानने के बाद संस्कृत आसान हो जाता है। संस्कृत में सब कुछ आप पढ़ लोगे, आसानी तरह से समझ लोगे इसको। और ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ समझना इसको बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिर कहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो आगो तो मैंने पहले ही काट दिया था, हलंत होना चाहिए, हलंत भी ये पूर्ण रूप से आ गया तो पूर्ण रूप से आ जाएगा तो हलंत कटेगा। ये तो समझ गए होंगे। अब कुछ आप लोग को मैं बनाने के लिए इस तरह से अगर बना लोगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं लिखूंगा कि नदीसा है या गौरीसा है या रविंद्र है, इस तरह से ये सभी दीर्घ संधि में आता है। रामालय, देवालय, विद्यालय, ये सभी जो है देवालय, न्यायालय, ये सभी क्या दीर्घ संधि में आता है। जैसे नदी सह, गिरी सह, श्री सह, श्री सह, जैसे आप अच्छा हुआ याद हो गया, श्री सह। ऐसे हम श्री सह लिखते हैं, है ना, श्री सह लिखे। ई से, जैसे ई से करना है तो श्री प्लस क्या करेंगे, श्री सह है ना, श्री प्लस ईसा कर देंगे, श्री सह हो गया, ठीक है। जैसे नदी सह है, तो इसको क्या कहेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे, नदी, नदी स को भी तोड़ लेंगे, श्री स को भी तोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा कि श्री, श्री प्लस ईसा, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। श्री ई निकाल लेंगे, निकाल के दिखा ही देते हैं। ई निकाल लिए, हर्षी है कि दीर्घी है, दीर्घी प्लस दीर्घी, ऐसे भी होगा सूत्र के मुताबिक, दीर्घी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी होता है, दीर्घी होता है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हलंत इसमें था, हलंत कटेगा, ये दीर्घी आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये तो यहाँ पे मैंने निकाला था, तो इसको इस तरह से, जिस तरह से ऊपर में मैंने किया था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे नदीसा है उसी प्रकार बनेगा, देवालय, विद्यालय, रामालय, ये सभी इत्यादि इसी तरह से बनेगा। है कुछ नहीं, मैं कुछ ये सभी तो मैंने बताया, आप लोग को समझ गए होंगे अच्छे तरह से। आगे मैं अभी दूसरे तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसान हो जाता है, अच्छे ढंग से बना पाते हैं, अच्छे ढंग से इसको हम समझ पाएंगे। अब मैं इसी तरह से कुछ आप लोग को बनाने के लिए दे देता हूं। आप लोग इसको जरूर बनाओगे, अगर समझ गए होंगे तो हमको बना के दिखाओगे आप लोग। जैसे रा मा लया, विद्यालय, देवात्मा, परमात्मा, परार्थ, और
परार्थ हो गया, ये सभी रामालय, विद्यालय, देवात्मा, परमात्मा, परमात्मा और परार्थ, ये 4 को मैंने आप लोग को दिया हूं। और एक और दे देते हैं, नदीसह, नदीसा, इस प्रकार से मैं आप लोग को दे दिया हूं। आप लोग इसको अगर बनाओगे तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, और धन्यवाद के पात्र होंगे। और क्या कहते हैं, संस्कृत में अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक